नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास RDX पार्ट 9। ये अच्छी बात कही, मूसा बोला। क्यों देवराज चौहान, ठीक है? दूसरा वक्त होता तो मैं ये शर्त कभी ना मानता, क्योंकि हालात मेरे खिलाफ हैं, इसलिए मानना पड़ रहा है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मैं 24 घंटे बाद आऊँगा। हमसे किसी भी तरह की चालाकी करने से पहले जगमोहन और सोहन लाल को याद कर लेना। मूसा का स्वर क्रूर था। देवराज चौहान खामोश रहा। मूसा ने तीनों आदमियों को देखकर कहा, देवराज चौहान को यहाँ से बाहर छोड़ दो। जगमोहन और सोहन लाल को बंद करके पहरा लगवा दो। कैद में इन दोनों में से कोई भी गड़बड़ करे तो दोनों को ही गोली मार दो। देवराज चौहान ने टेबल पर रखा मास्क उठाकर अपनी जेब में रख लिया। एक देवराज चौहान को बाहर ले गया, बाकी दो जगमोहन और सोहन लाल को ले गए। मूसा ने गहरी सांस ली और सिगरेट सुलगा ली। कितनी अजीब बात है मूसा कि देवराज चौहान हमारे सामने इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि वो हमसे नहीं मिला। जाकिर बोला। मूसा ने कष्ट लेकर जाकिर को देखा, फिर जेठा और आरिफ को। वो सच कह रहा है, मूसा ने शांत स्वर में कहा। क्या? जाकिर के होठों से निकला। मैं बहुत हद तक मूसा की बात से सहमत हूँ, आरिफ ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान जैसा डकैती मास्टर इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा कि वो पहले मूसा से मिला ही नहीं, बात नहीं की, 10 करोड़ नहीं लिया, इसलिए झूठ नहीं बोलेगा कि कोई उसकी बात मानेगा ही नहीं। मैंने उसके चेहरे के भावों को पहचाना कि वो सच कह रहा है। तुम कैसे कहते हो कि ये वो देवराज चौहान नहीं है? जाकिर बोला। उस देवराज चौहान में और इस देवराज चौहान में मैंने कई बातें जुदा जुदा देखी हैं। दोनों में बात करने का अंदाज अलग है, हाथ पांव हिलाने और चलाने का ढंग अलग है। कई फर्क देखे हैं मैंने दोनों देवराज चौहानों में। ये भी तो हो सकता है कि दोनों देवराज चौहान एक ही हों और हमें देवराज चौहान बेवकूफ़ बना रहा हो। मूसा को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं, जहरीले स्वर में कह उठा मूसा। जमानत के तौर पर देवराज चौहान जगमोहन और सोहन लाल को हमारे पास छोड़ गया है। दोनों ही उसके खास हैं। अपने खासों की जान खतरे में डालकर वो हमसे खेल नहीं खेलेंगे। परंतु मुझे इस बात का पूरा विश्वास आ चुका है कि जिस देवराज चौहान से हमने सौदा किया था वो जुदा है, और ये जुदा। पहले वाला नकली देवराज चौहान था। अब देखना तो ये है कि देवराज चौहान क्या करता है। जब तक मुझे नवाब अंसारी लाकर नहीं देता, तब तक देवराज चौहान के गले में जगमोहन और सोहन लाल रूपी पट्टा पड़ा रहेगा। ये दोनों मेरे ही कब्जे में रहेंगे। तभी मूसा का मोबाइल फ़ोन बजा। मूसा ने फ़ोन निकाला और कॉलिंग स्विच दबाते हुए बोला, हेलो मूसा। ये नई आवाज़ थी मूसा के लिए। हाँ, तू कौन? साहू। मैं तेरे को नहीं पहचानता, मूसा ने उखड़ी स्वर में कहा। काम की बात है तो कर, नहीं तो। नवाब अंसारी है मेरे पास। नवाब अंसारी? मूसा के होठों से निकला। तेरे पास? जेठा, आरिफ और जाकिर भी एक दूसरे को देखने लगे थे। हाँ, नवाब अंसारी। बकवास करता है तू। सच कह रहा हूँ, वीरेंद्र त्यागी से मैंने नवाब अंसारी को 30 करोड़ में खरीदा है। मूसा के दांत भींच गए। चुप क्यों हो गया? त्यागी ने 30 करोड़ में आज नवाब अंसारी को मेरे हवाले किया है, मूसा बोला। वो नकली था, तेरे को अभी तक पता नहीं चला? तेरे को किसने बताया? त्यागी ने। एक बात और बता, मूसा ने सख्त स्वर में कहा। उस नकली नवाब अंसारी को गोली किसने मारी? कब? वहीं पर, उसी वक्त मार दी थी। पल भर की खामोशी के बाद साहू की आवाज़ आई। वहाँ पर जाने कैसे RDX आ पहुँचे थे। त्यागी ने बताया था, ये काम उन्होंने ही किया होगा। मूसा होठ भींचे फ़ोन कान से लगाए खड़ा रहा। अब नवाब अंसारी का क्या करूं? साहू की आवाज़ आई। RDX से बात की मैंने, वो 40 करोड़ देने को तैयार है। मूसा चुप। तू कितने देता है? 50 करोड़ पर मानूंगा। देता है? नवाब अंसारी से बात करा, मूसा उखड़े स्वर में बोला। वो इस वक्त मेरे पास नहीं है, रात को तेरी बात कराऊंगा, तब तक तू सोच लेना नवाब अंसारी के बारे में। इतना कहने के साथ ही दूसरी तरफ से साहू ने फ़ोन बंद कर दिया। दांत भींचे मूसा ने फ़ोन कान से हटाया और जेब में रख लिया। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहू नाम का आदमी था, कह रहा था नवाब अंसारी उसके पास है। RDX उसे 40 करोड़ दे रहे हैं, मुझसे 50 करोड़ मांग रहा था। रात को वो नवाब अंसारी से बात कराएगा। मूसा बोला। ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ से बाहर है।
मेरे नाम से लोग कांपते हैं, लेकिन पहले कोई देवराज चौहान बनकर मुझसे मिला, फिर वीरेंद्र त्यागी बीच में आ गया, अब ये साहू। इन सब लोगों में मेरे से टकराने की हिम्मत आ गई। नवाब अंसारी को लेकर मुझसे खेल खेल रहे हैं। मुझे तो गड़बड़ लग रही है, आरिफ बोला। कैसी गड़बड़? हर बार नवाब अंसारी को लौटाने की रकम बढ़ जाती है और वो नए हाथों में पहुंच जाता है। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे किसी की चाल है। हमें मामले की तह तक पहुंचना होगा। क्या चाल हो सकती है? मूसा बोला। हो सकता है ये सब ड्रामा नवाब अंसारी की कीमत बढ़ाने के लिए खेला जा रहा हो। 30 करोड़ हमने आज वीरेंद्र त्यागी को दिया, परंतु उसने हमें नकली नवाब अंसारी दिया और साहू को असली अंसारी 30 में बेच दिया। अजीब बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मूसा गुर्रा उठा। ये खेल अब ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, जेठा बोला। असल बात सामने आ ही जाएगी। देवराज चौहान कुछ करेगा। देवराज चौहान जगजीत के फ्लैट पर पहुंचा और कॉल बेल पर उंगली रख दी। शाम के 8 बज रहे थे, परंतु जगजीत के फ्लैट पर अंधेरा था। देवराज चौहान समझ नहीं पाया कि जगजीत फ्लैट पर है कि नहीं। 2-3 बार घंटी बजाई, परंतु दरवाजा नहीं खुला। कोई जवाब नहीं, भीतर लाइट भी नहीं जली। देवराज चौहान ने आसपास देखा और जेब से मास्टर की निकालकर ताला खोला और भीतर प्रवेश कर गया। दरवाजा बंद करके मास्टर की से पुनः लॉक लगा दिया ताकि जगजीत आए तो उसे किसी तरह का शक न हो। कमरे में अंधेरा था। कुछ पलों तक देवराज चौहान की नजरें अंधेरे में दौड़ती रही। जगजीत यहाँ रह रहा है या नहीं, सबसे पहले तो देवराज चौहान ये जानना चाहता था। उसने कमरे की लाइट जलाई तो सब कुछ स्पष्ट दिखने लगा। कमरे के हालात बता रहे थे कि वो यहीं रह रहा है। एकाएक देवराज चौहान ने सिगरेट की स्मेल महसूस की, जैसे कि 2 घंटे पहले सिगरेट पी गई हो यहाँ, यानी कि कुछ देर पहले जगजीत बाहर गया है। देवराज चौहान दूसरे कमरे में पहुंचा, तुरंत ही ठिठक गया। बेड पर नायलॉन की खुली डोरियां पड़ी थी। देवराज चौहान को समझते देर न लगी कि वहां पर किसी को बांधकर रखा गया था। फिर देवराज चौहान वहां की तलाशी लेने लगा। लोडेड रिवॉल्वर मिली जो उसने जेब में रख ली। उसकी रिवॉल्वर तो मूसा के आदमियों ने ले ली थी। कुछ देर बाद ही उसे फेस मास्क मिला, उसके अपने चेहरे का फेस मास्क। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान नाच उठी। तो जगजीत ही उसका चेहरा लगाकर खेल खेल रहा है या फिर उसके साथ कोई और भी है। वो बिल्कुल सही जगह पहुंचा। देवराज चौहान ने फ्लैट की लाइटें बंद की और जगजीत के आने के इंतजार में वहीं बैठ गया। सिगरेट सुलगा ली। जगजीत ही उसे बता सकता था कि सही मामला क्या है। ये समुद्र का किनारा था। चांद पूरा चमक रहा था। किनारा और आसपास बिखरी चट्टानें चंद्रमा की रोशनी में स्पष्ट चमक रही थी। एक तरफ 4-5 चट्टानें जैसे सिर जोड़े खड़ी थी। इस वजह से उनका नीचे जैसा हिस्सा झोपड़ी जैसा हो गया था। प्रेमी जोड़ों के लिए प्यार करने को ये सुरक्षित जगह थी, परंतु इस वक्त नवाब अंसारी वहां बंधा पड़ा था। उस जगह के बाहर त्यागी और जगजीत खड़े थे। अभी अभी उन्होंने यहाँ लाकर नवाब अंसारी को डाला था। तू जा जगजीत, त्यागी बोला, कल ये मामला खत्म हो जाएगा। आज रात ही मूसा से सौदा क्यों नहीं कर लेता? जगजीत बोला। नहीं, रात को सौदा करना ठीक नहीं। अगर उसने जाल फैलाया तो मैं जान नहीं पाऊंगा। तू अकेला है तो मेरे ख्याल से तेरे को अपनी सहायता के लिए अपने आसपास 1-2 लोग रखने चाहिए। त्यागी अकेला ही 3 के बराबर है। तू फिक्र मत कर, मुझे फौज साथ रखने की आदत नहीं है। मैं रुकूं यहाँ? नहीं, तू जा। मैं कल आऊँगा तेरे पास 50 करोड़ के साथ। इस बार मूसा कोई चाल खेल सकता है, जानता हूँ। तेरे को बहुत संभल कर रहना होगा। जगजीत, बोला त्यागी, इतनी चिंता तो बीवी भी नहीं करती जितनी तू मेरी कर रहा है। ये खेल का आखिरी दौर है त्यागी। मेरी चिंता जायज़ है। तेरी जीत में मेरा भविष्य है। पैसा मेरे हाथ लग गया तो मैं आराम से कोई काम करके बाकी की जिंदगी बिता लूँगा, शायद शादी भी कर लूँ। त्यागी मुस्कुराकर बोला, चिंता मत कर, मजे करेगा तू। निकल ले अब, कल आऊँगा तेरे पास 50 करोड़ लेकर। वो 10 करोड़ तो तूने संभाल रखा है। हाँ, मेरी ज़रूरत है तो रुक जाता हूँ। तेरे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तू मार धाड़ नहीं जानता। वक्त आने पर मेरे लिए मुसीबत ही खड़ी करेगा। जगजीत वहाँ से चला गया। त्यागी इस वक्त एक नए चेहरे का मास्क लगाए हुए था ताकि नवाब अंसारी यही समझे कि त्यागी ने उसे किसी और के हवाले कर दिया है, और बाद में मूसा भी यही समझे। त्यागी नहीं चाहता था कि मूसा उसके खेल को समझे।
अगर मूसा समझ गया कि त्यागी ही चेहरे बदल बदल कर उससे खेल खेल रहा है तो मूसा उसके पीछे पड़ जाएगा। त्यागी चट्टानों की झोपड़ी में पहुंचा। वहां अंधेरा था। त्यागी ने सिगरेट सुलगाई तो वहां रोशनी फैली। हाथ पांव से बंधा नवाब अंसारी रेत पर पड़ा था। साहू, तुम मूसा से बात करो, मैं इस तरह बंधे हाथ पांव में नहीं रह सकता। नवाब अंसारी तेज स्वर में कह उठा। मूसा को ही फोन करने जा रहा हूँ। त्यागी आवाज बदलकर बोल रहा था। मैंने उससे बात की थी, वो तेरे से बात करना चाहता है। करा मेरी बात। त्यागी ने फोन निकाला और मूसा का नंबर मिलाने लगा। फोन के कीपैड की मध्यम सी रोशनी वहां फैल गई। मूसा से बात हो गई। साहू बोल रहा हूं मैं, त्यागी बदली आवाज में बोला। नवाब अंसारी किधर है? मूसा की शांत आवाज कानों में पड़ी। मेरे सामने। बात करा। त्यागी ने फोन नवाब अंसारी के कान में लगा दिया। मूसा, नवाब अंसारी के होठों से निकला। तू ठीक है? ये सब क्या हो रहा है? तू मुझे इन लोगों के हाथों से निकालता क्यों नहीं? निकाल ही तो रहा हूँ। त्यागी ने हमसे धोखा किया। मैंने आज ही उसे तेरे लिए 30 करोड़ दिया और उसने तेरे नकली चेहरे वाला अंसारी हमारे हवाले कर दिया। बड़ी बात तो ये कि वहाँ RDX भी थे। उन्होंने तेरे चेहरे वाले को उसी वक्त गोली मार दी। ओह, मैं तुझे पाने के लिए बहुत हाथ पांव मार रहा हूँ। अब मुझे निकाल। कहाँ है तू? समुद्र किनारे पर। त्यागी ने उसी वक्त उसके कान से फोन हटा लिया। बात कर ली नवाब अंसारी से? त्यागी बदले स्वर में बोला। हाँ, मैंने 30 करोड़ में वीरेंद्र त्यागी से नवाब अंसारी को खरीदा है। तू मुझे 50 देता है तो ठीक, नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। 50 मिलेगा तुझे। कब? 2 घंटे में ले ले। अभी मेरे आदमी पास में नहीं है, वो सुबह मेरे पास आएंगे, उसके बाद ही सौदा होगा। तू किसी बात की फिक्र मत कर साहू, मेरा मन साफ है। मुझे सिर्फ नवाब अंसारी चाहिए। तू अकेला हो या तेरे साथ 50 आदमी हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नवाब अंसारी को फौरन पाना चाहता हूँ। सौदा कल ही होगा। कहाँ पर? बता दूंगा तुझे। कुछ खामोशी के बाद मूसा की आवाज़ आई। कल मैं व्यस्त हूँ, सौदे पर मैं नहीं आ सकूँगा, किसी को भेजूंगा। जो मुझे 50 करोड़ देगा नवाब अंसारी उसके हवाले कर दूंगा। चालाकी की गई तो नवाब अंसारी को गोली मार दूंगा। कोई चालाकी नहीं होगी। अब कल सुबह बात करेंगे और तुम्हें बताऊंगा कि 50 करोड़ किस जगह पर लूंगा मैं। कहकर त्यागी ने फोन बंद किया। तुम अभी सौदा क्यों नहीं कर लेते? नवाब अंसारी बोला। रात के अंधेरे का फायदा उठा सकता है मूसा, मेरे को गोलियों से भून देगा। ऐसा नहीं होगा। चुप कर तू। नवाब अंसारी अंधेरे में त्यागी को देखता रहा, फिर बोला। तुम अकेले हो साहू, तुम्हारा कोई साथी पास में नहीं है। साहू अकेला ही काम करता है, फौज को साथ लेकर नहीं चलता। तू चुपचाप रात बिता, सुबह तेरा सौदा हो जाएगा। देवराज चौहान का फोन बजा। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। साहू नाम के आदमी का मुझे अभी फोन आया है। मूसा की आवाज़ कानों में पड़ी। नवाब अंसारी उसके पास है, उससे बात भी की। तो नवाब अंसारी को लौटाने के बदले वो 50 करोड़ मांगता है। उसका कहना है कि उसने त्यागी से 30 में नवाब अंसारी को खरीदा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब बकवास है। बीच में कोई बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम साहू से सौदा करो। 50 करोड़ मैं तुम्हें दूंगा। इस वक्त मैं व्यस्त हूँ। ये सौदा कल दिन में होगा। ठीक है, तुम्हारी तरफ से मैं साहू से सौदा करूँगा, और अगर मैं 50 करोड़ लेकर भाग न गया तो? मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहले भी तो मैंने 10 करोड़ तुमसे झटके हैं। मेरे ख्याल से मूसा की गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। सच में वो तुम नहीं थे। बहुत जल्दी ये बात मान गए मूसा। देवराज चौहान, नवाब अंसारी मुझे लाकर दोगे तो तभी इस मामले से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। पूरी तरह तो मुझे यकीन तभी आएगा कि पहले मैंने नकली देवराज चौहान से सौदा किया था, असली से नहीं। देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। उस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे जब देवराज चौहान के कानों में हल्की सी आवाज पड़ी। कोई बाहर से दरवाजा खोल रहा था। देवराज चौहान ने हाथ में रिवॉल्वर ले ली। दरवाजा खोला गया। बाहर से मध्यम सी रोशनी भीतर आई। दरवाजे पर जगजीत की आकृति दिखी। वो भीतर आया और दरवाजा बंद करके सिटकनी चढ़ा दी। फिर 2 कदम आगे गया और दीवार पर लगे स्विच बोर्ड पर लगा स्विच ऑन कर दिया। कमरा प्रकाश से जगमगा उठा। जगजीत पलटा और अगले ही पल जड़ हो गया। उसकी आंखें फैलकर चौड़ी होती चली गई।
चेहरा उसी पल फक पड़ गया। सामने कुर्सी पर रिवॉल्वर थामे बैठा देवराज चौहान उसे ही देख रहा था। कई पल बीत गए, जगजीत की हालत में फर्क न दिखा। एकाएक देवराज चौहान मुस्कुराकर बोला, तुम तो सच में कमाल के आदमी हो। किसी के चेहरे का मास्क इस कदर बनाते हो कि उसे जो भी चेहरे पर लगा ले, सामने वाला उसे वो ही समझने लगता है, जरा भी पहचान नहीं पाता। तुम्हारे हाथों में तो कमाल है। देवराज चौहान को देखकर जगजीत सांसें लेना भूल चुका था। मैंने वो मास्क ढूंढ लिया है जो तुमने मेरे चेहरे का बनाया। सच में कमाल किया तुमने। मूसा को जरा भी धोखा नहीं हुआ कि उसके सामने देवराज चौहान नहीं, कोई और है। और तो और सोहन लाल भी धोखे में आ गया। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। जगजीत का हाल तो वो खुद ही जानता था। जब मुझे ये सब पता चला तो मैं समझ गया कि ये जगजीत के हाथों का ही हुनर है। नवाब अंसारी के चेहरे का मास्क भी तुमने खूब बनाया। मूसा भी कुछ पलों के लिए धोखा खा गया था। मैं तुम्हारी काबिलियत का कायल हो गया जगजीत। जगजीत हिला भी नहीं। तुम तो आरडीएक्स के साथी हो, उनके खास हो, फिर उनके खिलाफ कैसे काम कर गए? एकाएक जगजीत ने लंबी सांस ली। उसके शरीर में कंपन हुआ। बैठ जाओ। जगजीत कांपती टांगों से आगे बढ़ा और एक कुर्सी पर धप से बैठ गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई, कश लिया। नजरें जगजीत पर थी, रिवॉल्वर हाथ में। जगजीत को सब कुछ हाथ से जाता लग रहा था। उसके मन में बार बार ये आशंका उठ रही थी कि क्या यहाँ रखा 10 करोड़ भी देवराज चौहान के हाथ में लग गया है। उसकी आंखों के सामने त्यागी का चेहरा उभरा कि त्यागी का तो खेल खत्म। कुछ बोलो जगजीत, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? जगजीत के स्वर में दम नहीं था। देवराज चौहान ने जेब से नवाब अंसारी के चेहरे का मास्क निकालकर उसे दिखाया। इस मास्क को देखते ही मैं समझ गया कि इस मामले के पीछे तुम हो। मैं नहीं, मैं तो सिर्फ मास्क ही बना रहा था। तो कौन है जो? वीरेंद्र त्यागी। हाँ, ये नाम मुझे मूसा ने भी बताया, परंतु मैं समझ नहीं पाया कि वीरेंद्र त्यागी कौन है। देवराज चौहान बोला। जगजीत ने देवराज चौहान को देखा। वो बेचैन था। चुप क्यों हो गए तुम? देवराज चौहान कह उठा। तुम मेरा क्या करने वाले हो? जगजीत ने मरे स्वर में पूछा। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम मुझे मार दोगे? अगर तुमने मुझे सहयोग दिया तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम्हें खत्म करके मेरा कुछ नहीं संवरता। सच कह रहे हो? जगजीत के स्वर में शक था। यकीन करो मेरा। जगजीत ने महसूस किया कि उसे घर बदल लेना चाहिए। उसके ठिकाने को सब जान गए हैं। अब बोलो, मुंह खोलो। वीरेंद्र त्यागी को जानते हो तुम? जगजीत ने कहा। नहीं जानता। सिर्फ 2 महीने पहले ही तुमने वीरेंद्र त्यागी के साथ करोड़ों के हीरो को लूटा था। देवराज चौहान चौंका। उसे सब याद आता चला गया। वो दगाबाज त्यागी? देवराज चौहान के दांत खींचते चले गए। वो ही। जगजीत ने गहरी सांस ली। तुम वीरेंद्र त्यागी को मार देना चाहते हो? हाँ, उसने मेरी जान लेने की चेष्टा की थी, बल्कि ले ही ली थी। 3 गोलियां मुझे मारी और चाकू का वार किया। वो मुझे मरा समझकर चला गया। सारे हीरे वो ले उड़ा था। उस दगाबाज को जीने का कोई हक नहीं। वो। देवराज चौहान का स्वर कठोर था। त्यागी जानता है इस बात को, इसी कारण वो तुम्हें खत्म करवा देना चाहता है। देवराज चौहान बनकर उसने मूसा से पंगा लिया, आरडीएक्स से पंगा लिया, इसलिए कि वे तुम्हारे पीछे पड़ जाए और तुम्हें खत्म कर दे। देवराज चौहान जगजीत को देख रहा था। साहू भी त्यागी ही है? देवराज चौहान ने पूछा। तुम्हें कैसे पता? मूसा ने साहू के बारे में बताया। मूसा ने तुम्हें छोड़ दिया? मूसा बेवकूफ़ नहीं है। कुछ वक्त लगा, लेकिन वो हालात को समझ गया है। देवराज चौहान बोला। ठीक समझे, त्यागी ही साहू बनकर मूसा से बात कर रहा है। देवराज चौहान के दांत भिज गए। तुम त्यागी के खेल से वाकिफ थे? हाँ, हम पुरानी पहचान वाले हैं। तुम्हें मेरा चेहरा नहीं बनाना चाहिए था। ये मेरा धंधा है। जगजीत ने धीमे स्वर में कहा। जल्दी मरोगे। त्यागी इस वक्त कहाँ है? नवाब अंसारी किधर है? सब कुछ मुझे बताओ जगजीत। जहाँ भी गलत बोले वहीं तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इस बात को याद रखना। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। मैं सच बोलूँगा। बोल। जगजीत सब कुछ साफ साफ बताता चला गया। देवराज चौहान ने सब सुना, खामोश रहा। चेहरे पर सोचें नाच रही थी। इस खामोशी में जगजीत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तुम मुझे मारने की सोच रहे हो? जगजीत बोला। नहीं। जगजीत ने सूखे होठों पर जीभ फेरी।
तुम आरडीएक्स को बताओगे कि त्यागी नवाब अंसारी के साथ कहाँ छिपा हुआ है। क्या? मैं? जगजीत चिहुक उठा। सब कुछ जानकर आरडीएक्स मुझे गोली मार देंगे। मैं नहीं। कुछ नहीं होगा, जैसे मैं कहूँ वैसे बात करना। उन्हें ये भी कहना है कि कल मूसा की तरफ से देवराज चौहान त्यागी के पास जाएगा नवाब अंसारी का सौदा करने। ये क्या कह रहे हो? मैं सच में कल त्यागी के पास मूसा की तरफ से सौदा करने जाऊंगा। ओह, तुम सुनो, तुमने आरडीएक्स से क्या कहना है? देवराज चौहान ने बताया। जगजीत ने सब सुना। मैं नहीं चाहता कि आरडीएक्स इस खामखा की गलतफहमी में रहे कि देवराज चौहान ने उन्हें धोखा दिया। मैं सारे हालात सबके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, जो मैंने तुम्हें समझाया ये तुम कल सुबह आरडीएक्स से कहोगे। आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम आरडीएक्स को बताओगे कि मैं त्यागी के साथ था और नहीं, उन्हें ये बताने से मेरी कोई समस्या हल नहीं होती। जगजीत ने राहत की सांस ली। उसे अब त्यागी सबसे बड़ी मुसीबत लगने लगा था। हालात बदल गए थे। तुम कल त्यागी को मार दोगे? वो कल अवश्य मरेगा, देवराज चौहान खतरनाक स्वर में कह उठा। अगले दिन सुबह जगजीत ने आरडीएक्स को फोन किया। देवराज चौहान जगजीत के पास बैठा था। अब जगजीत की हालत संभली हुई थी। उसे इस बात की तसल्ली थी कि वो इस मामले से साफ बचकर निकल जाएगा। देवराज चौहान की नज़रों से बचकर उसने ये चेक कर लिया था कि 10 करोड़ वहीं पर रखे हैं जहां पर उसने छिपाए थे। वो सोच रहा था कि पहला मौका मिलते ही नोटों के साथ ये ठिकाना छोड़ देगा और कोई बढ़िया धंधा करके शराफत से बाकी की जिंदगी बिता देगा। इस काम के लिए 10 करोड़ बहुत थे। नंबर लगते ही राघव की आवाज़ जगजीत के कानों में पड़ी। हेलो राघव, मैं हूँ। ओह जगजीत, कैसा है तू? बोल। बढ़िया, कभी तो मुझे फ़ोन कर लिया करो। व्यस्त थे हम, तेरे से बात करनी थी। मैंने सुना कि तुम लोग नवाब अंसारी के चक्कर में हो। हाँ, कल ही उसे ख़त्म किया है। वो जिंदा है। क्या बकवास कर रहा है? कल धर्मा ने उसे मारा। वो नकली नवाब अंसारी था। उसके चेहरे पर नवाब अंसारी का फेस मास्क लगा था। तूने बनाया था नवाब अंसारी का मास्क? हाँ, तब मुझे पता नहीं था कि तुम लोगों का दखल इस मामले में है। कुछ देर पहले ही पता लगा तो मैंने तेरे को फ़ोन किया। राघव की गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। तो कल मरने वाला नवाब अंसारी नहीं था? नहीं, कुछ और भी पता लगा मुझे। बोल। तुम लोगों के साथ काम करने वाला देवराज चौहान भी देवराज चौहान नहीं था, वो वीरेंद्र त्यागी था। वीरेंद्र त्यागी? ये कौन है? है कोई। इस वक्त भी नवाब अंसारी इसी त्यागी के पास है। आज मूसा उसे 50 करोड़ देने वाला है। मेरे ख्याल से इसी वीरेंद्र त्यागी से हम कल मिले थे जगजीत। राघव की आवाज़ आई। मूसा नवाब अंसारी के बदले उसे 50 करोड़ देने जा रहा है। सौदा हो रहा है उनमें। हाँ, जगह बता, कहाँ पर सौदा होगा? जगह अभी मुझे पता नहीं, लेकिन 1-2 घंटों में जगह पता चल जाएगी, तब बताऊंगा। तेरे को ये सब कैसे पता चला? इत्तेफाक से पता चल गया तो सबसे पहले मैंने तुम्हें फ़ोन किया। देवराज चौहान का फेस मास्क भी तूने बनाया था? उधर से राघव ने पूछा। हाँ, मैंने ही बनाया था। अब मेरे पीछे मत पड़ जाना। तब मुझे कुछ नहीं पता था कि वीरेंद्र त्यागी क्या करने जा रहा है। जगजीत बोला। तू वो जगह बताना जहाँ नवाब अंसारी का सौदा होगा। एक बात और कह, मूसा की तरफ से ये सौदा देवराज चौहान करेगा वीरेंद्र त्यागी से। देवराज चौहान? हाँ, कल मूसा ने देवराज चौहान को पकड़ा तो उसे पता चला कि उससे पहले मिलने वाला देवराज चौहान नहीं, देवराज चौहान की शक्ल में वीरेंद्र त्यागी था। अब मूसा ने नवाब अंसारी को लाने का काम देवराज चौहान के हवाले कर दिया है। अजीब बातें हो रही हैं। हाँ, जो भी बातें मुझे पता लगी वो मैंने तेरे को बता दी। जब जगह पता चलेगी तो फ़ोन करूँगा। करना। जगजीत ने फ़ोन बंद करके गहरी गहरी सांसें ली। देवराज चौहान जगजीत को देख रहा था। मैंने ठीक बात की? देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। लेकिन एक गड़बड़ है। क्या? आरडीएक्स नवाब अंसारी को मार देना चाहते हैं, जबकि तुम नवाब अंसारी को मूसा के हवाले करोगे। नवाब अंसारी जैसे लोगों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, परंतु अब मेरे सामने मजबूरी है नवाब अंसारी को बचाकर मूसा के हवाले करना। इस तरह मूसा को यकीन आ जाएगा कि मैं उसके खिलाफ नहीं और वो जगमोहन सोहन लाल को छोड़ देगा। तो तुम आरडीएक्स को वहाँ क्यों बुलाना चाहते हो जहाँ नवाब अंसारी का सौदा करोगे?
उन्हें भी त्यागी ने मेरा फेस मास्क लगाकर धोखा दिया है। ऐसे में उन्हें कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए। उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? वो तो नवाब अंसारी को मार। सारे हालात जानने के बाद वो अब त्यागी को भी खत्म करना चाहेंगे। देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। तो तुम त्यागी को उनके हवाले करोगे? जवाब में देवराज चौहान खामोश रहा, बोला कुछ नहीं। जगजीत को महसूस हो चुका था कि अब हालात खतरनाक हो गए हैं। ऐसे में उसे सिर्फ अपनी परवाह थी कि वो इस मामले से साफ बच निकले। देवराज चौहान या आरडीएक्स की बुरी नज़र उस पर न पड़े। देवराज चौहान का फ़ोन बजा। दूसरी तरफ मूसा था। कहो, देवराज चौहान बोला। साहू का फ़ोन आया है। 11 बजे का वक्त फिक्स हुआ है। समुद्र किनारे की जगह है, कहकर मूसा ने जगह बताई। आज मुझे नवाब अंसारी हर हाल में चाहिए। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। नवाब अंसारी तुम्हें पक्का मिलेगा, देवराज चौहान ने कहा। शुक्रिया। जगमोहन और सोहनलाल कैसे हैं? एकदम ठीक। उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ये बताओ कि इस काम के लिए कितने आदमी तैयार करूं? एक भी नहीं। क्या मतलब? तुम्हें नवाब अंसारी मिल जाएगा। 50 करोड़ तैयार रखना। मैं कहीं भी पहुंचाने को कह दूंगा। 2 सूटकेसों में 50 करोड़ तैयार है। मैंने साहू से कह दिया है कि इस सौदे के लिए किसी और को भेज रहा हूँ। मैं व्यस्त हूँ, लेकिन उसे ये नहीं बताया कि देवराज चौहान उसके पास आएगा। ठीक किया। 2 आदमी जो कि एक एक सूटकेस उठा सके, वो ही मेरे साथ होंगे। समझ गया। देवराज चौहान ने फ़ोन बंद किया और जगजीत से बोला, तुम 1 घंटे बाद आरडीएक्स को फ़ोन करोगे और वक्त और जगह बताओगे। जगजीत ने सिर हिला दिया। मैं तुम्हें यहीं छोड़कर जाऊंगा जगजीत। देवराज चौहान उसकी आंखों में झांक कर खतरनाक स्वर में बोला। ऐसा न हो कि तुम पीछे से फ़ोन करके त्यागी को सतर्क कर दो। ये क्या कह रहे हो? भगवान की कसम, मैं ऐसा करने की सोचूंगा भी नहीं। सोचा भी तो मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगा। देवराज चौहान की आवाज़ में क्रूरता आ गई थी। दिन के 11 बज चुके थे। सूर्य सिर पर चढ़ता जा रहा था। धूप थी, परंतु समुद्र की सतह से टकराकर आने वाली मस्त हवा गर्मी को कम कर रही थी। नीले आसमान पर बादलों के सफ़ेद आवारा झुंड से मंडरा रहे थे। समुद्र का ये किनारा बिल्कुल खामोश था। 3 चट्टानों के सिरों से टिककर खड़े रहने की वजह से उनके नीचे छांव भरी झोपड़ी में नवाब अंसारी और त्यागी मौजूद थे। त्यागी बार बार बेचैनी से कलाई पर बंधी खड़ी देख रहा था। वो आए नहीं? नवाब अंसारी बोला। आ जाएंगे, 11 बज चुके हैं। त्यागी होठ भींचकर कह उठा। अब तो मुझे खोल दो। 50 करोड़ मिलने पर तुम आज़ाद होगे। आज तुम्हारे लिए मूसा नहीं आ रहा, वो किसी को भेज रहा है, त्यागी बोला। नवाब अंसारी खामोश रहा। तभी त्यागी का फ़ोन बजा। हेलो, त्यागी ने तुरंत बात की। त्यागी? उसके कानों में देवराज चौहान की आवाज़ पड़ी। त्यागी की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान? त्यागी के होठों से निकला। ठीक पहचाना, मैं ही हूँ। मूसा ने मुझे भेजा है 50 करोड़ देकर। ये कैसे हो सकता है? त्यागी हक्का बक्का कह उठा। बाहर आकर देख, सब समझ जाएगा। त्यागी ने फौरन एक कदम आगे बढ़कर बाहर देखा। उसके शरीर पर चींटियां सी रेंगती चली गई। 20 कदमों के फासले पर देवराज चौहान खड़ा था। उसके साथ 2 आदमी थे, जिनमें से एक जेठा था। वे सूटकेस को नीचे रखे पास ही खड़े थे। देवराज चौहान को वहां पाकर त्यागी की हालत अजीब सी हो रही थी। तुम्हें इस मामले में नहीं आना चाहिए था देवराज चौहान, त्यागी अजीब से स्वर में बोला। मैं किसी के लिए भी काम कर सकता हूँ। त्यागी को कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या गड़बड़ है। तुमने यहाँ घेरा डलवा दिया होगा, बोला त्यागी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मूसा चाहता है कि शराफत से ये सौदा निपट जाए। नवाब अंसारी कहाँ है? तुम मेरी जान भी लेना चाहोगे। ये बात भूले नहीं होंगे कि मैंने तुम्हें गोलियां मारी थी। ऐसी बातें मैं कभी नहीं भूलता। दुश्मन के जिंदा रहने तक याद रखता हूँ। लेकिन इस वक्त मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, नवाब अंसारी के लिए आया हूँ, 50 करोड़ के साथ। तो तू कोई पंगा खड़ा नहीं करेगा? नहीं, नोट असली हैं, देख ले। त्यागी के चेहरे पर कश्मकश के भाव छा गए थे। देवराज चौहान के वहाँ आ जाने से वो परेशान हो गया था। समझ नहीं पा रहा था कि मूसा ने देवराज चौहान को कैसे सौदे के लिए भेज दिया। मूसा को तो चाहिए था कि वो देवराज चौहान की गर्दन काट देता। दोनों में दोस्ती कैसे हो गई? त्यागी, तुमने यहाँ आकर मुझे परेशान कर दिया है। मुझे सिर्फ नवाब अंसारी चाहिए।
नोट दिखा, सूटकेस खोल। कहने के साथ ही त्यागी ने पुनः बाहर झांका। उसके देखते ही देखते जेठा से कुछ कहा देवराज चौहान ने। फिर जेठा और वो आदमी सूटकेस खोलने लगे। सूटकेस खुले, दोनों में नोट ठुसे नजर आए। नीचे की गड्डियां निकाल, उनके फुररी मार कर दिखा, कहीं बीच में सादे कागज तो नहीं लगा रखे। देवराज चौहान ने ऐसा ही किया। नजर आया? फोन द्वारा देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। हाँ, त्यागी बोला। तेरे को कैसे पता चला कि मैं त्यागी हूँ? मूसा को तो मैंने अपने को साहू बताया था, त्यागी बोला। अब तू सौदे से भटक रहा है त्यागी। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। त्यागी ने होठ भींच लिए, फिर बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी कार कहाँ खड़ी है। तुम दोनों सूटकेस मेरी कार में। त्यागी, देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। नवाब अंसारी कहाँ है? मेरे पास, जहाँ पर मैं हूँ। मैं उसे देखना चाहता, तेरी उससे बात करा देता हूँ। तूने नोट देखे, अपनी तसल्ली की, अब मुझे भी अपनी तसल्ली कर लेने दे। देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। फ़ोन कान से लगाए त्यागी नवाब अंसारी को सोच भरी नज़रों से देखने लगा। नवाब अंसारी उसे देख रहा था। वो बोला, क्या हो रहा है? तेरे को लेने वाले आ गए हैं, त्यागी बोला। तू तो देवराज चौहान से बात कर रहा। मूसा ने उसे ही भेजा है। ये कैसे हो सकता है? नवाब अंसारी हैरानी से बोला। देवराज चौहान ने मुझे तो 20 करोड़ में त्यागी को बेच दिया था। फिर देवराज चौहान। चुप कर, त्यागी गुर्राया। नवाब अंसारी ने होठ भींच लिए। तेरी तसल्ली कैसे होगी देवराज चौहान? त्यागी फोन पर बोला। मैं वहां आऊं नवाब अंसारी को देखने? अब चालाकी करेगा मेरे से? नहीं, अकेला आऊंगा, बिना हथियार के। नवाब अंसारी को देखकर वापस चला जाऊंगा। देवराज चौहान की आवाज़ कानों में पड़ी। गड़बड़ की तो मैं तुझे या नवाब अंसारी को गोली मार दूंगा। कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, आजा। कहते हुए त्यागी ने फ़ोन बंद किया और जेब में डालते हुए बाहर देखा। देवराज चौहान को देखा, जो रिवॉल्वर निकालकर जेठा को थमा रहा था। फिर देवराज चौहान को इस तरफ आते देखा। होठ भिज गए त्यागी के। वो जानता था कि देवराज चौहान कितना खतरनाक है। वो कभी भी कुछ भी कर सकता था। देवराज चौहान तो वैसे भी उसे खत्म कर देना चाहता था। त्यागी ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ली और एक तरफ खड़ा हो गया। निगाह भीतर प्रवेश करने वाले रास्ते पर थी। त्यागी की आंखों में खतरनाक भाव मचल रहे थे। क्या हो रहा है? नवाब अंसारी त्यागी को देखते कह उठा। चुप, त्यागी गुर्राया। तभी बाहर देवराज चौहान ठिठकता दिखा। त्यागी, देवराज चौहान की आवाज़ आई। आ। देवराज चौहान भीतर आ गया। एक ही निगाह में देवराज चौहान ने वहां के हालात को समझ लिया। त्यागी के हाथ में थमी रिवॉल्वर का रुख देवराज चौहान की तरफ था। त्यागी से देवराज चौहान की नजरें मिली। तुम्हें सामने देखकर मुझे खुशी हुई, त्यागी कड़वे स्वर में बोला। सच? देवराज चौहान का स्वर शांत था। ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात की है कि तुम 50 करोड़ भी लेकर आए हो। नौकरगिरी कर रहे हो मेरी। धंधा ही ऐसा है, सब कुछ करना पड़ता है। नवाब अंसारी से मिल लूं? देवराज चौहान ने नवाब अंसारी को देखा। तुम? मुझे यकीन नहीं आ रहा, नवाब अंसारी कह उठा। हम पहली बार मिल रहे हैं नवाब अंसारी, देवराज चौहान बोला। बकवास, तुमने तो मुझे पुलिस हेडक्वार्टर से निकाला था। फिर? झूठ बोलता है साले, देवराज चौहान ने गुस्से से कहा और नीचे बंधे पड़े नवाब अंसारी पर टूट पड़ा। नवाब अंसारी नहीं समझा कि ये अचानक क्या हो गया है। त्यागी भी हक्का बक्का रह गया। देवराज चौहान नवाब अंसारी को ठोकरों से मारने लगा। नवाब अंसारी की चीखें गूंजने लगी। मैंने तेरे को आज पहली बार देखा है और तू कहता है कि मैंने तेरे को पुलिस के हाथों से? होश में आ देवराज चौहान, त्यागी तेज स्वर में बोला। देवराज चौहान पागलों की तरह नवाब अंसारी को मारे जा रहा था। ये मर जाएगा देवराज चौहान, ये। चिंता मत कर, तेरे को 50 करोड़ मिल जाएगा। इसे छोड़ दे, पीछे हट जा, वरना मैं गोली। कहते हुए त्यागी कुछ पास आ गया था। इसी का इंतजार था देवराज चौहान को। नवाब अंसारी को छोड़कर देवराज चौहान त्यागी पर झपट पड़ा। त्यागी सकपका उठा। देवराज चौहान ने उसकी रिवॉल्वर वाली कलाई पकड़ी और पास की चट्टान से जोर से मारी। रिवॉल्वर त्यागी के हाथों से निकलकर नीचे जा गिरी। देवराज चौहान ने उसके चेहरे पर पूरी ताकत से घूंसा मारा। त्यागी लड़खड़ाकर पीछे की चट्टान से जा टकराया। देवराज चौहान ने नीचे पड़ी रिवॉल्वर उठाई और त्यागी की तरफ कर दी। त्यागी संभला,
परंतु देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर देखकर ठिठक गया। आंखों में घबराहट उभरी। ये गलत किया तूने देवराज चौहान। त्यागी बचने का रास्ता तलाशता गुर्रा उठा। तूने कैसे सोच लिया कि देवराज चौहान तेरे साथ ठीक तरह पेश आएगा? देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। त्यागी खा जाने वाली नजरों से देवराज चौहान को घूरने लगा। अपने चेहरे पर लगा फेस मास्क हटा। तुझे देखे बहुत देर हो गई है। त्यागी ने साहू वाला मास्क चेहरे से उतारा। वीरेंद्र त्यागी? नवाब अंसारी हैरानी से कह उठा। जिस देवराज चौहान ने तेरे को पुलिस के हाथों से निकाला वो भी यही था। देवराज चौहान कड़वे स्वर में बोला। ओह! त्यागी क्रूर नजरों से देवराज चौहान को देख रहा था। घुटनों के बल नीचे बैठ त्यागी। त्यागी ने ऐसा ही किया और बोला, अब तू मुझे गोली मारेगा? मैं तेरे को जिंदा छोड़कर जाऊंगा त्यागी, देवराज चौहान ने कहा। झूठ, सच। देवराज चौहान नवाब अंसारी की तरफ बढ़ता कह उठा। हिलना मत, वरना मुझे गोली चलानी पड़ेगी। देवराज चौहान नवाब अंसारी के पास पहुंचा और उसके बंधन खोलने लगा। देवराज चौहान ने जो ठुकाई की थी उससे नवाब अंसारी की हालत खराब हो गई थी, परंतु अब वो राहत की सांस ले रहा था कि उसे आज़ाद किया जा रहा है। देवराज चौहान ने नवाब अंसारी के बंधन खोल दिए। नवाब अंसारी अपने हाथ पांव मसलने लगा। तुम्हें बचा ले जाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं नवाब अंसारी, लेकिन मजबूरी है तुम्हें बचाना। मेरे दो खास लोग मूसा के पास हैं। नवाब अंसारी ने देवराज चौहान को देखा और मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ देवराज चौहान, लेकिन इस त्यागी का मामला मेरी समझ में नहीं आया। मूसा से पूछना, वो बताएगा। ये रिवॉल्वर पकड़ो। देवराज चौहान ने नवाब अंसारी को रिवॉल्वर थमाई। ये कोई भी गलत हरकत करे इसे गोली मार देना, देवराज चौहान ने कहा। नवाब अंसारी ने सिर हिलाया। देवराज चौहान ने नीचे पड़ी वो डोरियां उठाई और त्यागी के पास पहुंचा। मैं तुम्हें बांध रहा हूँ, चुपचाप अपने को बंधवा ले। वादा है तुम्हें जिंदा छोड़कर जाऊंगा। नवाब अंसारी ने त्यागी पर रिवॉल्वर तान रखी थी। वो इनकार करने की स्थिति में नहीं था। देवराज चौहान ने पीठ की तरफ त्यागी की दोनों कलाइयां बांधी, फिर उसे खड़ा किया। देवराज चौहान उसे देखकर मुस्कुराया, जबकि त्यागी उलझन भरी निगाहों से देवराज चौहान को देख रहा था। देवराज चौहान ने अपनी कमीज के भीतर हाथ डालकर 1.5 इंच चौड़ी टेप निकाली और उसे खोला। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें जिंदा छोड़कर जाऊंगा, इसलिए जो कर रहा हूँ चुपचाप कराओ। कहने के साथ ही टेप त्यागी के होठों पर चिपका दी। त्यागी का मुंह बंद हो गया था। वो बोलना चाहकर भी बोल नहीं सकता था। त्यागी तड़प उठा। देवराज चौहान ने जेब से नवाब अंसारी वाला फेस मास्क निकाला, जिसके नाक वाले हिस्से पर गोली का छेद बना हुआ था। वो फेस मास्क देवराज चौहान त्यागी के चेहरे पर फिट करने लगा। त्यागी ने इनकार करना चाहा, परंतु वो इस वक्त बेबस था। 2 मिनट बाद ही त्यागी नवाब अंसारी बना खड़ा था। नवाब अंसारी हैरान हो गया। ये तो मैं बन गया। हाँ, ये तुमने क्या किया? देवराज चौहान ने नीचे पड़ा फेस मास्क उठाया और नवाब अंसारी के चेहरे पर लगाने लगा। ये तुम क्या कर? नवाब अंसारी ने कहना चाहा। खामोश रहो, देवराज चौहान बोला। मिनट भर बाद ही नवाब अंसारी का चेहरा साहू के चेहरे में बदल चुका था। देवराज चौहान मुस्कुराया और त्यागी से बोला, मैंने अपना वादा पूरा किया, तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहा हूँ। त्यागी के हाथ पीछे बंधे थे, मुंह पर टेप लगा था और उसके ऊपर नवाब अंसारी के चेहरे वाला मास्क लगा था। वो चल फिर सकता था, परंतु चेहरे पर लगा मास्क नहीं उतार सकता था। जैसे वो बहुत कुछ कहना पूछना चाहता हो, परंतु होठों पर टेप लगी होने की वजह से बोल न पा रहा था। चेहरे पर मास्क लगा होने की वजह से किसी को पता न चल सकता था कि उसके होठ बंद हैं। चलो नवाब अंसारी, देवराज चौहान बोला। ये तुमने क्या किया? नवाब अंसारी बोला, ये चुपचाप यहाँ से चलो, सवाल बाद में पूछना। कहने के साथ ही देवराज चौहान उन चट्टानों के बीच में से बाहर निकला। साहू के चेहरे में नवाब अंसारी भी बाहर निकल आया। दोनों जेठा और उस आदमी की तरफ बढ़े। ओह, वो जेठा खड़ा है, नवाब अंसारी कह उठा। अपने पर काबू रखो। इस वक्त जेठा से ऐसे मिलो जैसे उसे पहले कभी मिले ना हो, लेकिन सवाल मत पूछो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। नवाब अंसारी फिर न बोला। एकाएक देवराज चौहान ठिठका और पलटकर पीछे देखा। त्यागी भी चट्टानों से बाहर आ गया था और उसे देख रहा था। देवराज चौहान उसे देखकर मुस्कुराया
और बोला, त्यागी, एक बात तो तुम्हें बताना भूल गया। RDX यहीं कहीं पास ही में मौजूद हैं। वे तीनों यहाँ नवाब अंसारी को खत्म करने आए हैं और इस वक्त तुम पूरी तरह नवाब अंसारी नजर आ रहे हो। तुम्हारे होठों पर टेप लगी है, तुम ना बोल सकते हो और न ही अपने चेहरे पर पड़ा नवाब अंसारी वाला फेस मास्क उतार सकते हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। RDX की गोली से तुम बच नहीं सकते। ये सुनते ही त्यागी की आंखें फैल गई। देवराज चौहान नवाब अंसारी के साथ जेठा के पास पहुंचा। ये जेठा ने कहना चाहा। नवाब अंसारी है, चेहरा बदला हुआ है। सूटकेस उठाओ और निकल चलो। यहाँ RDX हैं जो नवाब अंसारी को खत्म करना चाहते हैं। जेठा ने हैरानी से कुछ दूर खड़े त्यागी को देखा। एकाएक त्यागी वहां से चट्टानों की तरफ दौड़ा, आड़ लेने के लिए। वो कोई और है जो नवाब अंसारी बना है? जेठा के होठों से निकला। हाँ, निकलो यहाँ से, वो बचने वाला नहीं। कभी भी RDX की गोली उसे लग सकती है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। वो सब कुछ दूर खड़ी कार की तरफ बढ़ गए। फिर देखते ही देखते उन्होंने सूटकेस कार की डिग्गी में रखे और खुद कार में बैठे और कार दौड़ती चली गई वहां से। ओह, एक्स्ट्रा के होठों से निकला। जो मैं देख रहा हूँ उस पर किसी को विश्वास नहीं आएगा। RDX वहां से काफी दूर एक घने पेड़ पर मौजूद थे और एक्स्ट्रा ने गन थाम रखी थी। गन पर लगे टेलीस्कोप से वो वहां का सारा नज़ारा स्पष्ट देख रहा था। क्या हुआ? राघव बोला। देवराज चौहान, जेठा और एक अन्य आदमी वहां 2 सूटकेसों के साथ पहुंचे। फिर वे एक अन्य आदमी के साथ वापस चल पड़े हैं। अब अपनी कार तक पहुंचने जा रहे हैं। परंतु हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि मैं नवाब अंसारी को देख रहा हूँ, जिसे उन्होंने वहीं छोड़ दिया है। उसके हाथ पीछे को बंधे पड़े हैं। एक्स्ट्रा टेलीस्कोप पर आंख लगाए बोला, ये क्या कह रहे हो? जो देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ। ये नहीं हो सकता। उनका अपना कोई पंगा हो गया होगा, हमें क्या? राघव जल्दी से बोला। नवाब अंसारी निशाने पर है। वो सब कार में बैठकर चले गए। नवाब अंसारी अब जाने क्यों चट्टानों की तरफ भाग रहा है। तेरे निशाने पर है ना नवाब अंसारी? अब नहीं, वो चट्टानों के पीछे भाग गया है। एक्स्ट्रा ने टेलीस्कोप पर आंख टिकाए कहा। राघव और धर्मा की नजरें मिली। वो हरामजादा बचना नहीं चाहिए, धर्मा ने दांत खींचकर कहा और पेड़ से नीचे उतरने लगा। एक्स्ट्रा, तू यहीं रहकर नवाब अंसारी का निशाना ले। हम उधर जा रहे हैं। वो दिखे तो उसके सिर में गोली मारना। ठीक है। पेड़ से उतरकर राघव और धर्मा ने रिवॉल्वरें निकाली और उस तरफ भागे। एक्स्ट्रा ने टेलीस्कोप पर आंख लगा रखी थी। कुछ पल चैन से बीते, फिर त्यागी दिखा। वो समुद्र के किनारे की तरफ भाग रहा था। ये इस तरह भाग क्यों रहा है? क्या चक्कर है? एक्स्ट्रा बड़बड़ाया। त्यागी किनारे तक जा पहुंचा था। तभी एक्स्ट्रा ने उसके सिर का निशाना लिया और गोली चला दी। उसने गोली त्यागी के कंधे में लगती देखी और वह पानी में जा गिरा। साला भाग रहा था, इसी वजह से निशाना चूक गया। एक्स्ट्रा दांत खींचकर बड़बड़ाया और पुनः निशाना लेने लगा। त्यागी को उसने उठकर समुद्र की तरफ भागते देखा। वो घुटनों तक पानी में था। पानी में क्या मछली पकड़ने जा रहा है? हाथ भी बंधे हुए हैं, एक्स्ट्रा ने कड़वे स्वर में कहा। त्यागी पानी में आगे बढ़ता जा रहा था। अब वो छाती तक पानी में था। तभी एक्स्ट्रा ने निशाना लेते हुए ट्रिगर दबा दिया, परंतु उसी पल त्यागी ने अपनी जगह छोड़ दी थी। वो गोली से बच गया, परंतु वो जानता था कि उस पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। गोलियों से बचने के लिए वो पानी के भीतर घुसता चला गया। तभी एक्स्ट्रा को किनारे पर राघव और धर्मा दिखे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नवाब अंसारी के हाथ बंधे हुए हैं और वो समुद्र में घुसा जा रहा है। जेठा इसे इस तरह क्यों छोड़ गया? कोई तो चक्कर है ही। टेलीस्कोप पर आंख टिकाए एक्स्ट्रा बड़बड़ा उठा। मैं भी देखता हूँ तो कितनी देर पानी में रहता है। मिनट बीता, 2 मिनट बीते। 3 मिनट बाद पानी में कुछ आगे त्यागी दिखा और मुंह बाहर निकालकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। यही वो वक्त था कि एक्स्ट्रा ने निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। एक्स्ट्रा ने गोली लगती देखी। गोली कहाँ लगी उसे इस बात का अनुमान नहीं लग पाया था। इसके साथ ही उसने त्यागी को पानी में गुम होते देखा। एक्स्ट्रा पुनः उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। इंतजार लंबा होने लगा। 5, 10, 15, 25, 30 मिनट बीत गए। फिर त्यागी उसे समुद्र में उभरता कहीं न दिखा। एक्स्ट्रा ने टेलीस्कोप पर से नजरें हटाई और गन को हाथ में लेकर पेड़ से नीचे उतरने लगा। गर्मी अब तेज होने लगी थी।
सूर्य सिर के ऊपर लटकता महसूस हो रहा था। वो राघव और धर्मा के पास पहुंचा। किनारे पर पहुंचे वे भी समुद्र में नजरें दौड़ा रहे थे। सूर्य की किरणों में चमकता समुद्र शांत सा नजर आ रहा था। मेरे ख्याल से नवाब अंसारी का काम हो गया है, एक्स्ट्रा बोला। मुझे भी ऐसा ही लगता है, वरना जिंदा आदमी इतनी देर समुद्र में नहीं रह सकता, धर्मा बोला। गन की 2 गोलियां उसे लगी, हाथ उसके बंधे हुए थे। वो अब जिंदा नहीं होगा, मर चुका होगा। उसकी लाश भी हम नहीं देख सकते। लहरें उसकी लाश को जाने कहां से कहां ले जाएंगी, राघव बोला। इंतजार करना है या चलें? कुछ देर और देख लेते हैं, धर्मा ने कहा। राघव ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, समझ में नहीं आता कि मूसा का एकाएक नवाब अंसारी से मोह भंग क्यों हो गया, जो उसे यहीं छोड़कर चले गए। कोई खास बात तो होगी ही, वरना नवाब अंसारी को इस तरह यहाँ न छोड़ा जाता। आरडीएक्स की नज़रें समुद्र की लहरों पर फिर रही थी। तभी एक्स्ट्रा का फ़ोन बजा। हेलो, एक्स्ट्रा ने बात की। तुमने कल नवाब अंसारी को मार दिया था ना? दूसरी तरफ मूसा का आदमी था, जो एक्स्ट्रा को उधर की खबरें देता था। हाँ, लेकिन कल जिसे मारा वो नकली नवाब अंसारी था। आज जिसे मारा वो असली था। आज मारा? कब? अभी कुछ देर पहले। गन अभी भी मेरे हाथ में है। पागल तो नहीं हो गए तुम? उस आदमी का व्यंग भरा स्वर कानों में पड़ा। क्यों? देवराज चौहान जेठा अभी अभी मूसा के पास पहुंचे हैं और उसके साथ नवाब अंसारी भी है। तुमने किस नवाब अंसारी को मार दिया? नहीं, एक्स्ट्रा के होठों से निकला। मैंने उसे अभी मारा। फिर वही बकवास। तो यहाँ क्या नवाब अंसारी का भूत देवराज चौहान के साथ आया है? इसके साथ ही उधर से फ़ोन बंद कर दिया गया। एक्स्ट्रा फ़ोन थामे हक्का बक्का रह गया। क्या हुआ? राघव ने पूछा। देवराज चौहान हमसे कोई चाल खेल गया है। एक्स्ट्रा के दांत भिंच गए। हमने जिसे मारा वो नवाब अंसारी नहीं, कोई और था। नवाब अंसारी अभी अभी देवराज चौहान और जेठा के साथ मूसा के पास पहुंचा है, लेकिन हमने जिसे मारा वो नवाब अंसारी। मेरे ख्याल से उसके चेहरे पर नवाब अंसारी के चेहरे का मास्क लगा दिया गया, हमें धोखा देने के लिए, और हम धोखा खा गए। ये सब देवराज चौहान का किया धरा है। धर्मा गुर्रा उठा। हाँ, उसी ने ही। छोड़ूंगा नहीं साले को। हम? गुस्सा नहीं। राघव का स्वर भी कठोर था। देवराज चौहान को पतली गली दिखाने के लिए किसी मुनासिब मौके का इंतजार करना होगा। एक्स्ट्रा ने गहरी सांस लेकर कहा। नवाब अंसारी का क्या करे? मूसा अब नवाब अंसारी की किसी को हवा भी नहीं लगने देगा। नवाब अंसारी अब दुबई में ही दिखेगा, माई के पास। हम दुबई जाएंगे। धर्मा गुर्रा उठा। नवाब अंसारी को मारे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। दुबई ज़रूर जाएंगे। काम को अधूरा छोड़ना हमने सीखा ही नहीं। राघव का लहजा खतरनाक हो उठा था। दुबई में सारा को फ़ोन कर दे एक्स्ट्रा। धर्मा दांत भींचे कह रहा था कि हम पहुंच रहे हैं, हमारे ठहरने का इंतज़ाम कर देगी और हमें लेने एयरपोर्ट भी आ जाएगी। 1 महीने बाद। जगजीत अब खुश था। नवाब अंसारी के मामले में कुछ भी हुआ हो, उसने 10 करोड़ बना लिए थे। उसने वर्ली में काफ़ी बड़ी जगह खरीदी थी और उस जगह को गैराज का रूप देने में लग गया था। यही सोचा उसने कि अब बाकी की ज़िंदगी आराम से बिताएगा। उसके बाद त्यागी का फ़ोन नहीं आया था। जगजीत ने यही सोचा कि त्यागी देवराज चौहान के हाथों मर गया होगा। जिंदा होता तो 10 करोड़ के लिए कई बार फ़ोन कर चुका होता। उसने एक नया फ्लैट भी खरीद लिया था। वह सोच रहा था कि शादी कर ले। आज सुबह उठा तो सबसे पहले उसका फ़ोन बजा। हेलो, जगजीत ने बात की। जगजीत? त्यागी सिर से पांव तक कांप उठा। त्यागी की आवाज़ थी ये। त्यागी, मेरे यार, जगजीत के होठों से निकला। कैसा है तू? ठीक हूँ। तू किधर था अब तक? मिलने पर बताऊंगा। ये बता, 10 करोड़ रखा है ना? 10 करोड़? जगजीत ने गहरी सांस ली। वो तो देवराज चौहान ले गया था। उसे सब पता चल गया था कि मैं तेरा साथ दे रहा हूँ। उस मामले में मेरी जान छोड़ने के बदले उसने 10 करोड़ ले लिए। बहुत बुरा हुआ। त्यागी की गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। कुछ भी नहीं है तेरे पास? मैंने सोचा था उसमें से 5 करोड़ ले लूँगा। वो कमीना देवराज चौहान ले गया सब कुछ। ठीक है, बंद करता हूँ। त्यागी की आवाज़ आई। तू किधर है? उधर से त्यागी ने फ़ोन रख दिया था। जगजीत ने गहरी सांस लेकर फ़ोन बंद किया। चेहरे पर मुस्कान थिरक उठी। 10 करोड़ में से 6 करोड़ तो वो ज़मीन और फ्लैट लेने में खर्च कर चुका था।
अपना भविष्य चमका रहा था 10 करोड़ से। पहले फ़ोन किया होता त्यागी ने तो शायद 5 करोड़ उसे दे भी देता, परंतु उसने फ़ोन करने में देर कर दी थी। तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।